हेलो किसान भाइयों। आज मैं आपको विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत स्वस्थ धान की नर्सरी तैयार करने की क्या-क्या तकनीकें होती हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिक हूँ। धान की नर्सरी तैयार करते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, जब आप नर्सरी के लिए कितना क्षेत्रफल का चयन करेंगे। अगर आपको 10 बीघा में पौध की रोपण करना है, मतलब ट्रांसप्लांटिंग करना है, तो उसके लिए आपको 1 बीघा में नर्सरी डालनी पड़ेगी। ये बोला जाता है कि 1/10 हिस्सा में नर्सरी डाली जाती है। बात करते हैं हेक्टेयर का। हेक्टेयर में अधिकतर हमारा जो शोध संस्थानों पे जो कार्य होता है वो हेक्टेयर में किया जाता है। तो हेक्टेयर का मतलब क्या होता है? 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 वर्ग मीटर। अगर हम उसको बिस्सा में जाएंगे तो 1 हेक्टेयर में होते हैं 80 बिस्सा। बीघा में बात करते हैं तो बीघा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पक्का बीघा, एक होता है कच्चा बीघा। पक्का बीघा का मतलब होता है उसमें 20 बिस्सा होते हैं। तो जब 20 बिस्सा वाला जो बीघा होगा उसमें 1 हेक्टेयर में 4 बीघा आएंगे, और जो कच्चा बीघा वाला होता है उसमें 7.5 बीघा आते हैं। वो 12 बिस्सा का होता है। तो ऐसे करके 7.5 आपके बीघा आते हैं कच्चे में। एकड़ की बात करते हैं तो 2.5 एकड़ होते हैं 1 हेक्टेयर में। तो ये आपको याद रखना है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 हेक्टेयर के लिए आप पौधरोपण करना चाहते हैं तो आपके लिए जो नर्सरी लगेगी वो 0.1 हेक्टेयर की नर्सरी आपको डालनी पड़ेगी। 0.1 हेक्टेयर की जो नर्सरी होगी उसको आप एक ही क्यारी में तो बना नहीं देंगे। उसके लिए सबसे अच्छा जो शोध संस्थानों पे पाया गया है कि उपयुक्त अनुकूल एक जो बीज सैया होगी, सीड बेड बनेगा, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो ये पाया गया कि उसकी जो लंबाई है एक बीज सैया की आप 10 मीटर रख लीजिए, और चौड़ाई उसकी 2.5 मीटर रख लीजिए। साथ ही साथ दोनों बीज सैया के बीच में आपको 30 सेंटीमीटर की दूरी रखना है। किसान भाइयों, ये इसलिए रखते हैं, इससे रखने से क्या हो जाएगा, जो कुण बनाएंगे आप 30 सेंटीमीटर का, इसका जो मिट्टी होगी इसको बीज सैया पे डाल दीजिए। ये कुछ क्या हो जाएगा, इससे कुछ ऊंचा हो जाएगा। अगर बीच में नर्सरी के दौरान कोई भी जल भराव की स्थिति आती है या बारिश हो जाती है, तो इस जो आपने जो कोण दिया हुआ है या जो बीच में जो दूरी दी हुई है, इसके द्वारा आप इस जल भराव की स्थिति से बच सकते हैं। यहाँ से आप पानी का जल निकास कर देंगे। ऐसे करके आप अपने आवश्यकता अनुसार आप में कितनी बीज सैया बनेगी उस हिसाब से आपको बीज सैया बना लेनी है। ध्यान ये रखना है कि 1/10 हिस्सा आपको नर्सरी के लिए देना है। अब किसान भाइयों, हम बताएंगे कि धान की नर्सरी के लिए खेत की तैयारी कैसे करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्थान का चयन नर्सरी जहां पर भी आपको डालना है वहां की स्थिति कैसे होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, वो जमीन है वो समतल होना चाहिए, उपजाऊ होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारी जल निकास की सुविधा होनी चाहिए। और जहां पे नर्सरी डालेंगे वो नर्सरी का जो क्षेत्रफल है वो एक पानी के साधन के पास होना चाहिए, जैसे ट्यूबवेल के पास होना चाहिए, बम्बा के किनारे होना चाहिए, नहर के किनारे होना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से पानी उसमें लगा सकें। क्योंकि धान की नर्सरी में आपको 1 या 2 दिन के अंतराल पे आपको पानी देना पड़ता है। दूसरी बात करते हैं कि खेत की सफाई। जिस क्षेत्रफल पे आप नर्सरी डालेंगे, किसान भाइयों आपको क्या ध्यान रखना है कि वहां पे कोई भी मिट्टी जनित बीमारी हो सकती है। तो उस मिट्टी जनित बीमारी से बचने के लिए हमको क्या करना है, आपकी जो फसल के अवशेष होंगे, कूड़ा होगा, या जो बाग होते हैं, बाग में पत्तियां होती हैं, पत्तियां, सूखी पत्तियां उस क्षेत्रफल पे फैला दीजिए। उस क्षेत्रफल पे उस पत्तियों की फैला दीजिए, उनको जला दीजिए। उसी जितने क्षेत्रफल पे आप नर्सरी डालते हैं, उससे क्या हो जाएगा, जितने भी मिट्टी जनित बीमारियां होंगी वो उससे खत्म हो जाएंगी। साथ ही साथ जो सतह पर खरपतवार के जो बीज होंगे या जो प्रोपेगेट होंगे, जिससे अपना दूसरा संतान तैयार कर सकते हैं, अगर वो सतह पे होगी वो मर जाएगी। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं जुताई और मिट्टी की तैयारी। कोशिश करना है कि मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाए। तो 2-3 बार आप कल्टीवेटर से जुताई कर दीजिए, और अंतिम जुताई के समय आपको क्या करना है, पाटा लगा देना है। नालियों की व्यवस्था जैसे अभी मैंने आपको बताया था किसान भाइयों कि 10 मीटर जो एक बीज सैया होनी चाहिए वो 10 मीटर लंबी होनी चाहिए, 2.5 मीटर चौड़ी होनी चाहिए, और 30 सेंटीमीटर की बीच में जल निकासी के लिए एक दूरी बना लीजिए, जिससे कि बीच बाई चांस अगर बीच में जल भराव की स्थिति आती है तो उस जल भराव की स्थिति से आप बच सकें। तो किसान भाइयों, आप पोषक तत्व जैसे आपको जैविक खाद डालनी है, तो जैसे गोबर की खाद है वो 15 दिन पहले आप उसमें
जितने क्षेत्रफल पे आप नर्सरी लगाएंगे 15 दिन पहले आप उसमें डाल दीजिए। गोबर की खाद डालने के लिए हम आपको इसलिए हम लोग अधिकतर हम बोलते हैं कि गोबर की खाद डालनी चाहिए। गोबर खाद क्या होता है? एक सब कुछ एक पूर्ण खाद मतलब पूर्ण भोजन के जैसा काम करता है पौधों के लिए। इसमें सूक्ष्म तत्व भी होते हैं, द्वितीयक तत्व भी होते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जिसको बोलते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर मिल जाएगा। प्राथमिक तत्व में आपको एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो जब हम माइक्रो जो गोबर की खाद डालते हैं तो इसमें कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो कि पौधों की वृद्धि में बहुत ही सहायता करते हैं, तो वो एंजाइम भी इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद अब जब आपने 15 दिन पहले ये डाल देंगे, अब लास्ट आपके जो मिट्टी आपने यहाँ से जो मिट्टी को समतल किया था, अब 1-2 दिन पहले क्या करना, उसमें आपको पानी भरना है। तो इसको मड मतलब कीचड़ कीचड़ सा बनाने के बाद कीचड़ को समतल कर देना है। जैसे ही हो जाएगा, फिर इस समय आपको किसान भाइयों क्या करना है, पोषक तत्व उसमें डाल देना है। पोषक तत्व की अभी कितनी मात्रा आप डालेंगे किसान भाइयों, सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रजाति का चयन। आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं। हम बात करते हैं उत्तर भारत के लिए, जो बासमती की जो अच्छी अच्छी वैरायटी है, उसमें पूसा बासमती 1718 है, पूसा बासमती 1509 है, पूसा बासमती 1121 है, पूसा बासमती 1845 है। ये जो पूसा के नाम की जितनी भी वैरायटी होती हैं, प्रजातियां होती हैं, इनको आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से आप मंगवा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, जब किसान भाइयों जैसे सीजन आता है, खरीफ का सीजन आता है, तो मार्च अप्रैल के समय में ये लोग मेला लगवाते हैं। कृषि प्रगति मेला के नाम से इनका मेला लगता है। उस समय आप दिल्ली जा सकते हैं, वहां से इन प्रजातियों का बीज आप वहां से खरीद सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते, इसके बीच में भी आप मतलब मार्च अप्रैल मई जून तक आप जाइए, वहाँ एटिक होता है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। तो एटिक होता है, वहां से जाके आप इन प्रजातियों को खरीद सकते हैं। आपको जितना आप आवश्यकता अनुसार आप बीज वहां से मंगवा सकते हैं। इन वैरायटियों का खास ये है कि जैसे 1509 है, झुलसा के लिए ये बोला गया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी अधिक है, तो 1509 वैरायटी पे जाइए। पूसा बासमती 1718 पे जाइए। ये 1 हेक्टेयर के अनुसार, 1 हेक्टेयर में ये बोला जाता है 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से इनका उपज आ जाता है। अगर हम संकर धान की बात करते हैं तो 6444 गोल्ड और कावेरी 9090 ये प्रजातियां संकर धान में आती हैं। ये बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं। इसमें ये माना जाता है कि ये 55 से लेके 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज दे सकती हैं। अगर हम बात करते हैं बंगाल, उड़ीसा, असम, यहाँ पे शताब्दी वैरायटी है, रंजीत वैरायटी है। ये जो वैरायटी है ये बहुत ही हाई यील्डिंग वैरायटी है। इन वैरायटियों का चयन आप कर सकते हैं। स्वर्णा सब वन वैरायटी है, अगर जहाँ पे जल भराव की स्थिति आती है तो उस स्थिति के लिए स्वर्णा सब वन वैरायटी है। और साथ ही साथ बीपीटी 5204 जो संभा मसूरी, स्वर्णा मसूरी करके जो वैरायटी है, ये बंगाल और ये असम उड़ीसा के लिए ये वैरायटी भी बहुत अच्छा है। बात करते हैं किसान भाइयों, ये जो दो वैरायटी आईसीआर के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा बनाई गई हैं, ये अभी सीड सप्लाई चेन में नहीं आई हुई हैं, 1-2 साल में ये आ जाएंगी। ये प्रजातियों की खास ये है कि जितनी भी प्रजातियां मैंने बोली हुई हैं, इन प्रजातियों की तुलना में ये 10 से 45% तक उपज अधिक देती हैं। ये शोध संस्थानों पे पाया गया है। ये जो डीआरआर धान 100 है, कमला जिसको बोलते हैं, पूसा डीएसटी राइस वन वैरायटी है। तो आपको अगली बार ये करना है, 2 या 3 साल में आप पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, वहां पे मेला में जाइए, मार्च में लगेगा, वहां से इनका बीज लाइए और अपनी लोकल स्थिति के अनुसार आप उनको चेक कीजिए अपने खेत पे। तो ये मान लीजिए अगर आप 1 हेक्टेयर में ऐसा बोला गया कि ये 55 से लेके 60 कुंटल 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इसका उपज आ सकता है। और अब ये प्रजातियां हैं, जब आपको कहीं नहीं मिल रही तो आप कहाँ से परचेज करेंगे। जैसे आप इसके लिए आपका जैसे पूसा बासमती के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। 6444 गोल्ड काबरी 9090 ये ऑनलाइन प्रजातियां आपको मिल जाएंगी। और ये रंजीत है, इसके लिए आप ये कर सकते हैं, जैसे कुछ वैरायटी है, एनएससी की साइट पे जाइए, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, यहाँ से आपको जितना भी उच्च उपज देने वाली प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों को आप यहाँ से खरीद सकते हैं। www.indiaseed.com पे आप इसको क्लिक करेंगे और साथ ही साथ ये जो आपके मोबाइल नंबर या मेल है, यहाँ से आप इनसे अपना बीज ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपके दिए हुए पता पे आपको पोस्ट कर देंगे। आप इसको जैसे इंडिया सीड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको आएगा ऑनलाइन खरीदी करें।
ऑनलाइन खरीदी करेंगे तो वहां पे जो भी फसल का आप नाम डालेंगे, फसल का नाम डालेंगे तो जितना भी उनके पास प्रजातियां उपलब्ध होंगी वहां पे लिस्ट आ जाएगी। आप उसका अपना पता उस पे डालिए, एड्रेस डालिए और पेमेंट कीजिए। आपके जहाँ पे आपका जो आप डालेंगे वहां पे आपको पोस्ट कर दी जाएंगी। तो ये आप यहाँ से प्रजातियों को खरीद सकते हैं। किसान भाइयों, जब आपके पास प्रजातियां आ जाएंगी तो आप धान की नर्सरी कैसे डालेंगे, तो इसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। किसान भाइयों, इसके लिए जब आप धान की प्रजाति लेके आए, अच्छा बीज दर पहले बता देता हूँ। जो बासमती की जो प्रजातियां हैं इनका बीज दर 25 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आता है। 25 केजी प्रति हेक्टेयर रहेगा, मतलब 10 केजी 1 एकड़ में लगेगा। और जो हमारी हाई यील्डिंग वैरायटी होती है, जैसे 64 44 है, कावेरी 90 90 है, हाइब्रिड वैरायटी संकर धान होते हैं, इनकी 15 केजी प्रति हेक्टेयर लगता है। 15 केजी प्रति हेक्टेयर इनका लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अ, बीज मंगवाना पड़ेगा। जो मोटे चावल वाली जो प्रजातियां होती हैं इनका 40 केजी 40 से 50 केजी तक जाता है। जो लोग मोटे चावल की जो प्रजातियां जैसे क्रांति हुआ करती थी पहले, तो इनका इतना लगता है। अब आप क्या करेंगे, जब आपके पास बीज आ जाएगा, बीज के लिए आपको बीज प्राइमिंग करनी होगी। बीज प्राइमिंग करने से क्या होता है कि किसान भाइयों, जो जमाव है जमाव अधिक होता है, साथ ही साथ जो पौध आएगी, नया जो सीडलिंग आएगी वो बहुत ही स्वस्थ होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, एक बड़ा सा ड्रम लेना है। ड्रम में आपको पानी भर देना, पानी में कुछ नमक डाल दीजिए, उसमें बीज डालना। जितने भी खराब बीज होंगे वो सतह पे आ जाएंगे, उन सतह से उन बीजों को निकाल के आपको बाहर फेंक देना। बचे हुए जो बीज हैं उसको 12 से 24 घंटे तक पानी में डुबो डुबा कर रखिए। आप डुबो कर आप रखें कि फिर उसके बाद क्या कीजिए, उनको निकालिए, पानी है पानी को हटा दीजिए। बीज होगा, बीज को क्या करना है, गनी बैग, जूट का जो बैग होता है, बोरा बोलते हैं जिसको, उसमें आप बीज को रख लीजिए दोनों तरफ से, फिर बोरे को उसमें भिगो दीजिए। अगर किसान भाइयों आपके यहाँ कोई भी बीमारी अगर आ रही है और हर साल आती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से इसी समय में, जब आपने वहां से पानी से निकाल के जो गनी बैग में रखे हुए उस समय आप बीज का उपचार कर सकते हैं। आयरन आता है तो 3 ग्राम के हिसाब से इसका बीज उपचार कर सकते हैं। अगर आप रासायनिक विधि में नहीं जाना चाहते हैं, अगर आपको ट्राइकोडर्मा के द्वारा करते हैं, ट्राइकोडर्मा ये ऐसा फंगस होता है, ये जैविक नियंत्रण के लिए यूज होता है। जैविक नियंत्रण किसान भाइयों क्यों करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैविक नियंत्रण जब आप करते हैं तो बहुत से मिट्टी में लाभदायक जीव होते हैं। जो जैविक उपचार जब आप करते हैं तो ये इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन जब आप फफूंदनाशक, जो रासायनिक फफूंदनाशक जैसे कार्बनडाजिम है, इनको जब प्रयोग करते हैं तो ये उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो कोशिश करना है कि आपको ट्राइकोडर्मा से आप बीज का उपचार कीजिए। इसमें 5 ग्राम 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप इसका उपचार कर सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों, अगर आपको ये लग रहा है कि आप जब नर्सरी डालते हो तो आप में सफेद सफेद और पीला रंग का तना छेदक आता है, या भूरा रंग का प्लांट ब्राउन प्लांट टॉपर खुद का आता है, या साथ ही साथ काले रंग का एक जो जिसपे स्पाइन होते हैं, कांटे से होते हैं, अगर वो वाला कीड़ा आता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा किसान भाइयों, इमीडा क्लोप्रिड या प्रोफेक्स के नाम से 1 या 2 ml प्रति केजी के हिसाब से आप इसको बीज उपचार कर दीजिए। और किसान भाइयों एक ध्यान और रखना है कि जो ट्राइकोडर्मा अगर हम यूज कर रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा का जो बीज उपचार है वो बाद में कीजिए। अगर कोई रासायनिक बीज उपचार कर रहे हैं तो आप उसको एक दिन पहले कर दीजिए। ट्राइकोडर्मा जितने भी आपके जो जैविक होते हैं, जैविक जैसे आप बायो फर्टिलाइजर का कर रहे हैं, जैविक उर्वरक का कर रहे हैं, तो इनका सबसे बाद में करना है। रासायनिक जो बीज उपचार है वो पहले कर लीजिए। नहीं तो क्या होगा, जो आपके जीव जो जो जिसमें जीव होते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा एक कवक है, इसको नुकसान होगा। अगर आप बायो फर्टिलाइजर जैविक उर्वरक का उपचार कर रहे हैं तो अगर अगर आपने उसको पहले कर लिया तो आपको आपके इनको भी नुकसान पहुंचा देगा। तो ध्यान रखना है किसान भाइयों कि जो रासायनिक है उनका पहले बीज उपचार कर लीजिए, 8 से 10 घंटे का अंतराल दे दीजिए। उसके बाद जैविक विधि से जैविक जो बीज उपचार करेंगे वो आपको बाद में करना है। फिर ऐसे करके आपको 2 दिन की प्रोसेस कीजिएगा। फिर उसके बाद जब स्प्राउटिंग हो जाएगी, अंकुरण हो जाएगा, अंकुरण होने के बाद फिर आपको नर्सरी में उसकी बुवाई करनी है। बुवाई करते समय किसान भाइयों ध्यान क्या रखना है कि स्वस्थ पौधों के लिए जैसे हमको पोषक तत्व प्रबंधन क्या क्या करना चाहिए। जो हमने जो क्यारी बनाई हुई थी किसान भाइयों, क्यारी में एक क्यारी जो 10 मीटर लंबी
2.5 मीटर चौड़े की जो क्यारी होगी उसमें यूरिया डाल दीजिए। 120 ग्राम आप यूरिया डालिए। 120 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट किसान भाइयों क्यों डाला जाता है, इसके लिए मैं एक बहुत ही रोचक कहानी आपको बताता हूँ। सिंगल सुपर फास्फेट में क्या होता है, कैल्शियम होता है, सल्फर होता है और फास्फोरस होता है। तो आपको तीन तत्व एक ही फर्टिलाइजर के द्वारा मिल जाते हैं। एमओपी एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास। किसान भाइयों पोटास क्यों डालना चाहिए इसके बारे में बहुत अच्छे से बताता हूँ। कभी कभी आप सोचते हैं कि आपने अपना धान लगाया और जब मंडी में ले जाते हैं और आपका आपका जो धान है उसका कीमत कम लगता है और पास वाला पड़ोसी के किसान की कीमत ज्यादा लग जाता है। क्यों ऐसा होता है कि आप पोटाश नहीं डाल रहे होते हैं, तो इसके कारण आपका जो जो दाना होता है, धान का दाना होता है, उसमें कम चमक होती है। और जिसने पोटाश डाला होता है उसके में अधिक चमक होती है। तो जिसके में अधिक चमक होगी, अधिक चमक के कारण उनको 100-200 रुपए प्रति क्विंटल अधिक मिल जाता है। किसान भाइयों इन सब का फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है, पोटाश भी डालना है। पोटाश के दो फायदा होते हैं। एक तो होता है कि जो क्वालिटी, गुणवत्ता, चमक चमक बढ़ा देगा और साथ ही साथ किसान भाइयों एक पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी पोटाश की? पहले मिट्टी में पोटाश पोटाश मिट्टी में पाया जाता है, लेकिन क्या हो रहा है कि हम बहुत दिनों से खेती कर रहे हैं और पोटाश डाल नहीं रहे हैं। एक साल में ये पाया जाता है कि अगर 10 कुंटल धान का उत्पादन होता है तो 25 केजी पोटाश पौधा मिट्टी से ले लेता है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पोटाश की मिट्टी में कमी हो रही है। किसान भाइयों आपको पोटाश डालना है। और साथ ही साथ जिंक सल्फेट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये देखा होगा किसान भाइयों कि जैसे ही आप नर्सरी डालते हैं तो आपकी जो नर्सरी है कुछ 8 से 10 दिन बाद भूरे रंग की हो जाती है। तो वहां पे भूरे रंग की होगी, पीली पड़ने लगेंगी। तो वो क्या होता है, वो जिंक की कमी के कारण होता है। तो आप जिंक सल्फेट भी इसको 8 से 10 दिन पे डालिए। यूरिया सिंगल सुपर फास्फेट म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको ये डालना है अंतिम फर्लिंग किए हैं, समतल कर रहे हैं उस समय डालना है। ये जो जिंक सल्फेट है 8 से 10 दिन के बाद डालना है। और जो आप अगर कंपोस्ट यूज कर रहे हैं तो कंपोस्ट उसी दिन यूज कर लीजिए। अगर गोबर की खाद यूज कर रहे हैं तो 10 से 15 दिन पहले यूज कीजिएगा। ये किसान भाइयों जो हमने ये जो डोज बताई हुई है, ये जो मात्रा बताई हुई है, ये 10 मीटर लंबी और 2.5 मीटर चौड़ी क्यारी क्यारी के लिए बताई हुई है, बीज सैया के लिए। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है किसान भाई। अब बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन। सिंचाई प्रबंधन में इसके बारे में किसान भाइयों बहुत ध्यान देने की बात होती है कि जब आप बीज बुवाई से पहले अच्छी तरह से जब आपने पडलिंग कर लिया है, उसको समतल कर लिया है, तो उसको 2 से 3 सेंटीमीटर पानी भर दीजिए। 2 से 3 सेंटीमीटर पानी भरिए। कोशिश करना है कि जब आप उसको थोड़ी देर के लिए ठहरने दीजिए। इसके बाद क्या करना है, जब आप नर्सरी डालने को होंगे, मतलब बीज की जब छिड़काव करेंगे आप, उस समय खेत में इतना पानी होना चाहिए कि हवा के कारण आपका बीज एक जगह से दूसरे जगह ना जाए। अगर पानी ज्यादा भरा होगा किसान भाइयों, तो उस समय क्या होता है, जब आप बीज फेंकते हैं तो वो पानी की सतह पे बीज तैरने लगता है और तैरने के कारण क्या होता है, जब हवा आती है तो एक जगह इकट्ठा हो जाता है आके। इसलिए आपको उस समय जब बीज की बुवाई कर रहे हैं तो उस समय आपको 1 सेंटीमीटर या कम से कम पानी होना चाहिए। अच्छे से फिर छिड़काव कर लीजिए। आवश्यकता अनुसार जो मैंने बीज दर आपको बताई हुई है, 15 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बीज लगेगा। किसमें? संकर वैरायटियों का, संकर प्रजाति का। बासमती का 25 केजी के हिसाब से लगेगा। मोटे चावल का 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब जैसे आपने नर्सरी डाल दिया, 4 से 5 दिन तक आपको किसान भाइयों क्या करना है, बीज बुआई के बाद खेत को नमी युक्त रखें। अब इस समय 2 से 3 दिन तक यहाँ पे क्या है कि पानी 1 से 2 सेंटीमीटर रहना चाहिए, ज्यादा पानी नहीं रहना चाहिए। अगर किसान भाइयों अगर ज्यादा पानी हुआ तो क्या हो जाएगा, उसमें पानी के उस समय एक तो अंकुरण हो रहा होगा, अंकुरण होते समय क्या चाहिए, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए रहती है उसको। जब आप पानी भर देंगे तो एक तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। दूसरा, जब जल भराव की स्थिति रहती है, तो जल भराव जब होता है उस समय किसान भाइयों जब सूर्य की जो किरणें आ रही होगी, बहुत ही गर्मी हो जाती है। गर्मी के कारण पानी गर्म हो जाता है। एक तो पानी गर्म होने के कारण और दूसरा ऑक्सीजन की कमी के कारण इससे क्या हो जाती है, आपकी जो अंकुरण हो रहा होता है वो सड़ जाता है। तो उसकी जमाव उस स्थिति में आपकी जमाव कम होता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना, 1 से 2 सेंटीमीटर पानी की सिंचाई कीजिए। और जो सिंचाई करना है वो आप सिंचाई आपको जब कर रहे हैं शाम के समय में करना चाहिए। फिर आपके 5 से 14 दिन तक आप 2 से 3 सेंटीमीटर का पानी
2 से 3 सेंटीमीटर तक पानी रखिए। 15 से 21 ये समय कल्ले बनने की अवस्था होती है, तो इसको 3 से 4 सेंटीमीटर तक पानी रखिए। 21 दिन के बाद जैसे आप 20 से 25 दिन में नर्सरी बन के तैयार हो जाती है, तो लास्ट के समय में 2 से 3 सेंटीमीटर ही पानी रखिए, जिससे आपका जो उखाड़ते समय उसकी जड़ ना टूटे, तो आसानी से उसकी जो मतलब आसानी से उसको निकाला जा सके जड़ के साथ, जिससे कि आपका जब ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, पौधरोपण करेंगे, तो आपकी कोई भी जो सीडलिंग है वो मरे ना। कुछ किसान भाइयों, पानी आपको शाम को ही लगाना है। जैसे मैंने बताया था, शाम को पानी लगाएंगे तो सुबह तक वो पानी सूख जाएगा, तो दिन के समय वो नमी रहेगी लेकिन पानी नहीं रहेगा। पानी बढ़ाव की स्थिति नहीं होगी, तो जिससे जो सूर्य की जो रोशनी है उसके कारण पानी गर्म नहीं होगा, और आप उनसे पानी गर्म होने के कारण जो नर्सरी मरती है उससे आप। अब इसके बाद आता है खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार प्रबंधन के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैंने आपको बोला हुआ है, आप नर्सरी जितने क्षेत्रफल पे डालना है उस पे फसल अपशिट डाल के पूरी नर्सरी उस क्षेत्रफल वाले एरिया को जला दीजिए, जिससे जितने भी खरपतवार होंगे वो खत्म हो जाएंगे। दूसरा, किसान भाइयों क्या कर सकते हैं कि इरिगेशन करें। इरिगेशन करने से क्या होगा, जितना भी खरपतवार होगा वो जमेगा, वो पहली जुताई में खत्म हो जाएगा। इसके बावजूद भी अगर खरपतवार जम रहा है नर्सरी में, तो उससे बचने के लिए हमको 2 से 3 दिन पे पैराजोसल्फुरान मिथाइल का हम प्रयोग कर सकते हैं। पैराजोसल्फुरान मिथाइल का प्रयोग कर सकते हैं 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, या पक्की बीघा की बात करते हैं तो 50 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से। मतलब कि ये याद करना है कि ये जो डोज है वो 10,000 वर्ग मीटर के लिए है। आपकी नर्सरी कितनी वर्ग मीटर में डली हुई है? अगर 100 वर्ग मीटर में डली हुई है तो 2 ग्राम डाला जाएगा, तो उसी अनुसार आपको अपनी क्षेत्रफल के अनुसार बदल लेना है, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार इसकी मात्रा को कैलकुलेट कर लेना है। अगर 2 से 3 दिन बाद डाला, और आशा है कि जितना भी खरपतवार है सब खत्म हो जाएगा, फिर भी अगर खरपतवार आ जा रहा है तो 10 दिन के बाद आपको ये नॉमिनी गोल्ड के नाम पे विस्फारिवेक सोडियम आता है। इसके डालते समय क्या ध्यान रखना है, जो खरपतवार की जो अवस्था है, 3 या 4 या 5 पत्तियां होनी चाहिए। ये इसी अवस्था में ही अच्छा कार्य करता है। अगर इससे ज्यादा पत्तियां हो जाती हैं तो फिर इस खरपतवार उतना ज्यादा प्रभावी नहीं है, खरपतवार नाशी। इसकी जो डोज है ये नॉमिनी गोल्ड की 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है। तो किसान भाइयों, इन डोज के हिसाब से आप खरपतवार ऐसे आप नष्ट कर सकते हैं। अब आता है ट्राइकोडर्मा का कैसे आपको प्रयोग करना है।